हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे विजन के जो मंथली कंपाइलेशन थे। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंटरनेशनल रिलेशंस का है, जिसमें सबसे पहला है इंडिया सॉफ्ट पावर। तो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया की नई नई रैंकिंग आई है, क्योंकि इंडिया ने रैंक किया है 27th ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2020 में। अभी ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स होता क्या है? देखो, इसे एक यूके की ब्रांड फाइनेंस जो है वो रिलीज़ करती है। इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं, फेमिलियरिटी क्या है, रेपुटेशन क्या है, इन्फ्लुएंस कितना है। जो टॉप 4 नेशंस हैं वो देखो, यूएस, जर्मनी, यूके और जापान। यूके में अभी भी ब्रेक्सिट हुआ है, उसके बावजूद भी इसकी रैंक जो है वो 3rd पे मेंटेन है। उसके बाद इंडिया की जो रैंक है 27th है, जो कि चाइना से भी नीचे है, यूएई से नीचे है और सऊदी अरेबिया से नीचे है। एज़ पर द इंडेक्स इंडिया ने क्लियरली अंडर परफॉर्म किया है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी इकॉनमी और इतना रिच हेरिटेज होने के बावजूद। अब हम ये देखते हैं कि सॉफ्ट पावर होता क्या है। देखो, सॉफ्ट पावर एक कंट्री की एबिलिटी होती है टू परसुएड अदर कंट्रीज टू डू व्हाट इट वांट्स विदाउट रिजॉर्टिंग और द फोर्स और कोहर्शन। किसी भी दूसरी कंट्री से, ऑर्गेनाइजेशन से, इंस्टीट्यूट से कुछ भी करवा लेना अपनी मर्जी से, उसको बिना फोर्स किए, बिना रिप्रेस किए, उसे सॉफ्ट पावर बोलते हैं। तो सॉफ्ट पावर के अंदर जनरली क्या क्या चीज़ें आती हैं? कल्चर आता है, पॉलिटिकल वैल्यूज़ आती हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ देखी जाती हैं। ये सॉफ्ट पावर जो होती है ना, इसका रिजल्ट जो है वो बहुत धीरे ज़रूर आता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी कम होती है। जनरली जो मिलिट्री पावर होती है, इकोनॉमिक पावर होती है, वो बहुत एक्सपेंसिव पावर होती है। आपको हैवी ट्रेड करना पड़ेगा किसी कंट्री के साथ उसे परसुएड करने के लिए। मिलिट्री प्रेशर आप डाल सकते हो परसुएड करने के लिए। वो क्विक है लेकिन एक्सपेंसिव बहुत है। वहीं पर सॉफ्ट पावर क्या है कि बहुत ही स्लो है लेकिन एक्सपेंसिव भी नहीं है उतना। जो इंडियन स्कॉलर्स थे, कौटिल्य आपको पता होगा चाणक्य को बोलते हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी एंड ही वॉज द गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड सम्राट अशोक। तो चाणक्य और कामंडक जो थे, उन्होंने रेफ़र किया था कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी और पीस, संधि, ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पावर है, लेकिन ये बहुत ही हाई यील्डिंग पावर होती है किसी कंट्री के लिए। तो इंडिया ने अभी तक क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं, उनके बारे में थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं। इंडिया ने एक डिप्लोमेसी डिवीज़न सेटअप किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर 2006 के अंदर। और जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है, उन्होंने एक इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन लॉन्च किया था। तो आप लोगों ने न्यूज़ में देखा ही होगा, कभी ना कभी टीवी में ऐड में देखा होगा। और इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, उसको अब फ़िलहाल उसका नाम एक्ट ईस्ट पॉलिसी रख दिया गया है। वो कनेक्ट करती है सेंट्रल एशिया पॉलिसी के साथ और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं दूसरी, जैसे कि अफ्रीका वगैरह, उनके साथ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने डिसाइड किया था कि एक सॉफ्ट पावर मैट्रिक्स डेवलप करेंगे, जिससे इंडिया की सॉफ्ट पावर की आउटरीच बढ़ जाए। और इन्होंने रिकमेंड किया था इंक्रीज़ करने के लिए बजट किसका? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। ये ICCR जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर ही आता है। ये एक नोडल एजेंसी होती है। नोडल एजेंसी मतलब रिस्पॉन्सिबल एजेंसी होती है, जो कि इंडिया की सॉफ्ट पावर का प्रोजेक्शन करती है। क्योंकि इंडिया के कोई भी कनेक्शन बाहर की कंट्रीज़ के साथ होते हैं, वो सब के सब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू जाते हैं। अब हम एक बार दो चीज़ देखते हैं। पहले हम देखते हैं इंडिया की स्ट्रेंथ क्या क्या है, फिर हम देखेंगे कि इंडिया ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करती है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इंडिया की स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं एज ए सॉफ्ट पावर। इंडिया की जो हिस्ट्री है ना, कल्चर, सिविलाइजेशन, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर हर जगह अवेलेबल है, हर जगह एक्सेसिबल है। और बहुत सारे इसी स्ट्रेंथ ने हमारी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स को वर्ल्ड वाइड अट्रैक्ट भी किया है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर जो मेजर रिलीजन्स है ना, उन सब की प्रेजेंस है, जिसमें 4 तो हमारे होम ग्रोन है, यानी कि 4 ऐसे रिलीजन्स वर्ल्ड के जो इंडिया में ही स्टार्ट हुए थे, जैसे हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़म। और बाकी जो हैं वो बाहर से आए हुए हैं, मेजर 4, ज़ोरास्ट्रिज्म, जुदाइज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये बाहर के रिलीजन से जो इंडिया में आए थे। इंडियन गवर्नमेंट ने एक एस्पेक्ट बताया था सॉफ्ट पावर का, जो कि साउथ ईस्ट, ईस्ट और सेंट्रल एशिया की है, जो कि रिलीजन वाली बात है। क्योंकि इस रीजन के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर, जब ये सेम रिलीजन होते हैं तो आसपास की कंट्रीज़ का भी हमारे ऊपर एक सॉफ्ट सपोर्ट मिलता है हमको। बुद्धिज़्म जो है वो डिप्लोमेसी के दिल में बसता है। तो इंडिया ने क्या किया कि नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग की हुई, इसके बुद्धिज़्म की जो लर्निंग्स है उनको रिवाइव और रिनोवेट करने के लिए। योगा एंड मेडिटेशन तो आपको मालूम ही होगा, आजकल तो ये हर घर के टर्म में हो गया है, हर जगह आपको योगा एंड मेडिटेशन दिख जाएगा। इस पर बड़े बड़े लोग रिसर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े फिजिशियंस, डॉक्टर्स इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं।
म्यूज़िक, डांस, आर्ट और आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का ताजमहल हो गया, ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का पार्ट है। यहाँ पर लाखों लोग आते हैं। वो इसके अलावा दूसरी हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल साइट्स में भी घूमने जाते हैं। जो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस है, ये मैंने आपको बताया था कि मिनिस्ट्री एंड एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में आता है। इसका पायनियरिंग वर्क होता है कि ये सिर्फ कल्चर को ही एक्सपेंड नहीं करता है, कल्चरल टाइज को एक्सपेंड नहीं करता है, बल्कि ये एनकरेज करता है एक्सपोजर टू अदर कल्चर्स, जिससे में कि कल्चरल डायलॉग को भी एनकरेज किया जाता है। बॉलीवुड की बात करते हैं तो बॉलीवुड बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर होता है इसका। एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है इसका अफ्रीका के ऊपर, चाइना के ऊपर, आपने देखा होगा दंगल और बाहुबली जैसी मूवीज़ ने बहुत सारी पॉपुलैरिटी गेन की थी चाइना जैसी कंट्री में। अफ़गानिस्तान जैसी कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर इंडियन सॉप ओपेरा, मतलब जो ये टीवी पे जो सीरियल आते हैं सास बहू टाइप के, उनको इंडियन सॉप ओपेरा बोलते हैं। इंडिया का जो कुजीन है उसकी बात करें तो देखो, ऐसी कोई वर्ल्ड की सिटी नहीं है बड़ी से बड़ी जहाँ पर इंडिया के 2-3 रेस्टोरेंट्स इंडियन ना मिल जाए आपको। इतना पॉपुलर है, इतना पसंद किया जाता है वर्ल्ड वाइड। फिर हम बात करते हैं इंडिया का जो डायस्पोरा है, जो लोग इंडिया के हैं लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं, एनआरआईज वगैरह हैं, वो सब सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होते हैं, वो यहाँ के कल्चर को भी प्रमोट करते हैं दूसरी कंट्रीज। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि चैलेंजेस क्या हैं। जब इतनी हमारी स्ट्रेंथ है उसके बावजूद हमारे चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। तो पहली चीज़ है कि नॉट अनलॉकिंग द पोटेंशियल। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी इंडिया एक मॉडल सॉफ्ट पावर बन के रह गया, यानी कि मिड रेंज में रह गया है, हाई में या फिर लो में नहीं है, मिड में रह गया अभी तक, कि हमारे पास इतनी पावर है, इतनी डेमोक्रेसी, पॉपुलेशन, इकोनॉमी, सब कुछ होने के बाद भी। सिमिलरली इंडिया के पास ज़्यादातर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जितनी कि मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी नहीं है। जो मैक्सिमम जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ना, वो इटली में और चाइना में है। इटली एंड चाइना कितनी है? 55, दोनों में 55 इसमें 55 इसमें। और इंडिया के अंदर कितनी है? इंडिया में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करें तो हमने जो बात की थी इंडियन कल्चर सेंटर्स की, हमारे पास 36 इंडियन कल्चर सेंटर्स है, लेकिन हम लोगों ने देखा है, नोटिस किया कि उसकी जो फोकस है ना वो जनरली कैरेबियन और साउथ अफ्रीकन एरिया है। उसको हमें बढ़ा के नॉर्डिक कंट्रीज़ और लैटिन अमेरिका कंट्रीज़ में भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब नेगेटिव परसेप्शन क्या होता है? इंडिया की एक इमेज ख़राब होती है करप्शन, एंडेमिक पॉवर्टी एंड हॉस्टिलिटी टू बिजनेस। आपने रिसेंट न्यूज़ सुना होगा कि इंडिया ने अपनी एफडीआई पॉलिसी को अपडेट किया है। इसके अकॉर्डिंग हमारी जो लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज़ है उनको अगर इंडिया में एफडीआई का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है तो गवर्नमेंट रूट के थ्रू होना पड़ेगा। पहले ये सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए था, अभी रिसेंट अपडेट के हिसाब से कोई भी कंट्री जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है उसको अगर कोई इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना है बिजनेस में तो गवर्नमेंट रूट से करना पड़ेगा। अगर आप डेली वीडियोस सुन रहे हो तो मैंने ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले कुछ वीडियोज़ में 2-3 बार। लैक ऑफ स्टेट एनेबल्ड एंडीवर्स, इसकी हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो होते हैं ना कल्चरल इवेंट्स, प्रोग्राम्स, वो बहुत कम होते हैं। कुछ सालों पहले आपने देखा होगा 2016 में इंडिया में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हुआ था आर्ट ऑफ लिविंग का, जो श्री श्री रविशंकर जी ने करवाया था। तो ऐसे बड़े बड़े इवेंट होना जिसमें 156 कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन था, वो इनिशिएटिव था आर्ट ऑफ लिविंग का, लेकिन उसमें पार्टिसिपेशन एज ऑडियंस तो गवर्नमेंट भी थी। तो यही कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के एंडीवर्स में इनिशिएटिव कम है। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल योगा डे की हम बात करते हैं, ये इंडिया का इनिशिएट था, लेकिन इसको इनिशिएट लिया गया था, ये भी आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर जी हैं, उनका इनिशिएटिव था कि वो यूएन में उन्होंने ये प्रपोजल भेजा था। जब गवर्नमेंट को लगा, इंडियन गवर्नमेंट को, कि हाँ कुछ हिंट मिला कि ये हो सकता है, फिर इंडियन गवर्नमेंट ने इसे सपोर्ट कर दिया था। फिर इंडिया की जो पॉपुलैरिटी है वो रेस्ट्रिक्ट है सिर्फ डेवलपिंग वर्ल्ड तक। डेवलपिंग वर्ल्ड मतलब वो कंट्रीज जो अभी डेवलप हो रही हैं, और कुछ डेवलप्ड, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, चाइना हो गई, जापान हो गया, यूएस हो गया। इनके ऊपर हमारा इतना फोकस और इन्फ्लुएंस नहीं है। वहाँ के लोग हमारे यहाँ पर इतने कनेक्ट नहीं करते जितने डेवलपिंग करते हैं। डेवलपिंग मतलब जैसे नेपाल, अफ़गानिस्तान, अफ्रीका, इनसे हमारा कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कल्चरल टाइज़ के मामले में। तो इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद, इतने चैलेंजेस होने के बाद, व्हाट इज़ द वे अहेड, इसमें और इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जा सकती है? तो बात करते हैं, वी नीड टू फोकस ऑन द क्वालिटी, ट्रेनिंग, एक्सेलेंस और इन्वेस्टमेंट में इंडिया की सॉफ्ट पावर में, जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज की जाए। इंडिया के पास एक थ्राइविंग मार्केट है, इसके पास 250 मिलियन से ज़्यादा मिडिल क्लास और डीप पॉकेट्स हैं। हम लेवरेज करें टेक्सटाइल क्राफ्टमैनशिप को, तो कि जैसे इंडिया का खादी टेक्सटाइल डिज़ाइंस है, इसमें ना कि सिर्फ इसका सिर्फ ना मतलब पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल बेनिफिट ही नहीं होता है, इसके मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट होते हैं खादी क्लोथ्स के। वो हमें और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, वहाँ पे हम पे इन्वेस्टमेंट और करनी चाहिए।
इंडिया को कंसिडर करना चाहिए इंडियन कल्चरल सर्विसेज सेटअप करना, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस है। इंडिया को एक ऐसा ही एक कैडर बनाना चाहिए इंडियन कल्चर सर्विस का। फिर हम लोग इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीख सकते हैं, जैसे जो ये यूके का जो एक कैंपेन था, ग्रेट ब्रिटेन कैंपेन। इंडिया भी ऐसे कुछ स्ट्रेटेजिक क्रिएटिव प्रोजेक्ट लेके आए जिसको अंदर एजुकेशन, टूरिज़्म, कल्चर, कॉमर्स, इंडस्ट्री, इन सब के लिए कोहेसिव पिच बनाई जाए, जिसमें इमेज बनाई जाए इंडिया की। कंक्लूजन हमारी क्या है? देखो, सॉफ्ट पावर को हम हार्ड पावर का सब्सिट्यूट तो नहीं कर सकते, मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर का सब्सिट्यूट नहीं दे सकते, वो अपनी जगह पे ठीक है, वो अपनी जगह पे ही काम करेंगे। लेकिन फिर भी सॉफ्ट पावर एक ऐसी चीज़ है दैट कैन विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल, तो इस पे काम बहुत ज़रूरी है करना। चलो, इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।